तो सीधा आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अवतल दर्पण में सबसे पहले सिद्ध करेंगे और काफ़ी इजी तरीका से सिद्ध करेंगे, काफ़ी हल्का तरीका से सिद्ध करेंगे। मतलब इससे इजी मेथड आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, आप चाहे ढूंढ ले, लेकिन इससे हल्का मेथड, इससे आसान तरीका कहीं पे भी नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो दर्पण सूत्र है ना वो सिद्ध करने वाले हैं। अभी हमने सिद्ध किया था, अच्छे से समझाया भी था, बट यहाँ पे कुछ कारण बस ये वीडियो में जो रिकॉर्डिंग है ना वो अच्छे से नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको पहले मिटाएंगे और उसके बाद फिर से एक बार समझेंगे। तो सिद्ध करना दर्पण सूत्र। सबसे पहले दर्पण सूत्र देख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं, जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f को उधर या फिर इधर कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। इसको इधर उधर लिखना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/v उधर कर देंगे, 1/u कर देंगे वैसे, और वैसा रहेगा तो सीधा कर लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण सूत्र ये होता है और इसको सिद्ध करना होता है। 2 दर्पण था हमने पढ़ा था, एक अवतल दर्पण पढ़ा और एक पढ़ा था उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में ये पूछा जाता है कि सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है कि इसमें अवतल दर्पण में, तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, तो वो तो आप सभी को पता चल जाएगा। उससे पहले कुछ जो नियम है, जैसे समरूप का नियम होता है, समरूपता का जो नियम होता है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब जैसे यहाँ पर हमने एक त्रिभुज पारा समकोण त्रिभुज और एक और पारा त्रिभुज समकोण ही, वैसा ही सेम, ये दोनों समरूप होंगे। कब होंगे? समरूप का मतलब समान रूप है, दोनों सेम रूप वाले, वैसा ही त्रिभुज आपको दिख रहा है, सेम रूप है, समान है। तो अगर समरूप होगा तो इसका यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है, इसकी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। एक कोण मान लिया जाए ये बराबर इसके होगा, तो 2 कोण कम से कम बराबर होगा, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर ये कोई त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री है और इसका मान लिया जाए 60 डिग्री या 45 डिग्री, जो भी माने, टोटल 180 होता है, 90-60 मिलाकर 150, तो बचा कितना? 30 डिग्री, और 90-60 30 डिग्री और बचा, तो तीसरा 30 डिग्री का होगा। अगर इसका 90 और इसका 60 के बराबर है तो तीसरा कोण इसका भी 30 है, इसका भी 30 ही रहेगा, तो तीसरा तो बराबर होगा ही ना, जब 2 कोण बराबर हो जाएगा तब। तो 2 कोण ही बराबर होता है तो ये समरूप हो जाता है। समरूप का मतलब क्या होता है कि इसका जो संगत भुजा है उसका अनुपात बराबर होता है इसका। मान लीजिए इसका यहाँ पर भुजाओं की लंबाई इसका जो है, सपोज अगर इसका 3 है तो इसका 6 हम मानेंगे, अगर इसका 4 है तो इसका 8 है, इसका 2 है तो इसका 4, मतलब इस टाइप के अनुपात अगर देखें सभी का, तो इसका पहले लिखेंगे इस भुजा का, अगर इसका नाम होगा तो बटन में फलना नाम लिखते हैं और बटन में इसका लिखते हैं, ठीक है। पहले फिलहाल इसका 3 है तो बटन में 6, इसका 4 है तो इसका संगत भुजा 8 है, इसका 2 है तो उसका 4 है। हालांकि ये बड़ा छोटा हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अनुपात को समझ रहे हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तृतीया 6, 1/2 नहीं 4 है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 दूनी 6, 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आया। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? सेम होता है। और इसका नामकरण होता है ABC, ठीक है, ABC होता, तो यहाँ पर इसका नाम PQR होता। तो ऐसा लिखते हैं ना कि AB बटा है PQ के बराबर है, BC वो किसका है? QR के। अनुपात ऐसा बराबर होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कब? जब ये समरूप होगा तब, ठीक है। समरूपता का ये होता है, ये पढ़ना है मैथ में और ये सबने पढ़ा होगा तो ही इसको समझ में आएगा, और जी मतलब उसी को समझ में आएगा, फिर वरना नहीं आएगा समझ में। तो ये समरूपता का नियम पता होना चाहिए। तो सीधा ये हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अवतल दर्पण में सबसे पहले सिद्ध करेंगे और काफ़ी इजी तरीका से सिद्ध करेंगे, काफ़ी हल्का तरीका से सिद्ध करेंगे। मतलब इससे इजी मेथड आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, आप चाहे ढूंढ ले, लेकिन इससे हल्का मेथड, इससे आसान तरीका कहीं पे भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक दर्पण पढ़ लिए, ठीक है। ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिसका बाहर का भाग कलाई किया हुआ रहता है और अंदर की भाग जो इसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है। आपको पता है अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, P है, और इसमें 2 किरण हम लोग लेते हैं, 2 किरण प्रतिबिंब को दिखाने के लिए। तो वही 2 किरण आप कहाँ पे ले रहे हैं, उसी से ये टफ बन जाता है। आपको ऐसा आपने देखा होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक जो मुख्य अक्ष है उस पर हमने एक वस्तु को रखा, अब इसका प्रतिबिंब को समानांतर गुजार देंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको समझना, बट वैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, कहीं से भी गुजार दे सिद्ध तो होगा ही, बट सबसे आसान वाले किरण को गुजारेंगे। सबसे पहले हम लोग एक किरण यहाँ पर ध्रुव से गुजारेंगे, जो इससे कोण बनाता हुआ, सेम बनाता हुआ, IR बनाता, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार सबको पता है। तो वैसा यहाँ पे गुजर जाएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा दोनों बराबर बनेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम से सभी को पता है। उसके बाद एक किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगा, जो वक्रता केंद्र के दिशा में ही लौट जाता है, अर्थात इधर से ये वापस लौट जाएगा उधर ही, ये तो ऐसे पता है, सभी को पता है, ठीक है, ऐसा लौट जाएगा। तो वस्तु कहाँ पे बना? प्रतिबिंब वस्तु का यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे बना। अब इसका नाम दे देंगे, और ये काफ़ी इजी है, ऐसे ही आपको बनाना है, एक ध्रुव से और एक वक्रता केंद्र से। यहाँ पे C था
और हमने यहाँ पे मान लिया F है, ठीक है। यहाँ पे F है और यहाँ पर C है। ये ध्रुव से गुजरा और ये वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब तो कहाँ पे बनेगा, F और C के बीच में ही बनेगा। सभी को पता है जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब हम लोग वस्तु को रखते तो ऐसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर ये तो हो गया, अभी ऊपर से और इसको गुजार देते हैं अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा, ठीक। तो मिला कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये वस्तु का नाम क्या है, इस वस्तु का नाम हमने ए बी दिया, तो इस वस्तु का नाम आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसे ए बी दिया तो ये ए आ जाएगा नीचे और बी आ जाएगा ऊपर, तो ए डैश बी डैश दे सकते हैं, या फिर इसका नाम ही पूरा का पूरा अलग हम लोग कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है, डी ई नाम दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये त्रिभुज है और ये यहाँ पर ए बी और सी, इस कोण को लिखना है, इस कोण को लिखना है, या फिर किसी भी कोण को लिखना है। हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, कोण बी कोण ए, बट इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं कि ये कोण बी है, उसको बीच में रखना है, ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी, ठीक है, या फिर सी बी एल बोल सकते हैं इस कोण को। जिसको लिखना है कोण को उसको बीच में रखना है, यानी ए बी सी या फिर सी बी ए बोलेंगे इस कोण को, बी को ऐसा नाम से बोलेंगे, सी को बोलना है तो बी सी ए बोलेंगे या फिर ए सी बी बोलेंगे, ये सबको पता है। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे। अभी क्या करेंगे, अभी इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें ऊपर का साइड में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी पी, और इसका नाम है, एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है ए बी पी, आप ध्यान से देखें तो, और एक त्रिभुज नीचे बन रहा है यहाँ पर, इसी किरण जो परिवर्तित हुआ ना इसी को लेकर ई डी पी। अब नाम कैसे देखे लिखना, ए से बी यहाँ पर देखिए लंबवत हमने इसको डाला है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे ये लंबवत, यहाँ पे ना 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो इसका ए से बी आया तो ई से 90 डिग्री गया डी, ए से बी 90 डिग्री, ई से डी 90 डिग्री, फिर पी पर गया। उसी प्रकार इसमें भी बी से फिर पी पर गया। तो ऐसा नाम लिखना है एकदम वैसे सीक्वेंस में लिखना अच्छे से। सबसे पहले तो इसमें कुछ लिखना पड़ता है, उसको लिख लेते हैं, और लिखना है उसको समझना है, उसको रटना नहीं है। तो जो भी हमने किया सिर्फ उसी को लिखना है। लिखना क्या है, माना कि किसी अवतल दर्पण, माना कि किसी अवतल दर्पण में, माना कि किसी अवतल दर्पण में, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका नाम भी दे सकते हैं एम एम डैश या एम एन, ऐसा कुछ नाम देकर भी बोल सकते हैं कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, वैसा ही बोल सकते हैं, वैसा ही लिख देते हैं। अगर नाम देना चाहे तो एम एम डैश, ठीक है। माना कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माना कि किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसा ऐसा किया, जो भी किया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष, इसका जो मुख्य अक्ष है, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, इसके यानी जिसके मुख्य अक्ष पर कौन सा वस्तु रखा हमने, ए बी वस्तु लंबवत रखा है, लंबवत रखा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसलिए बोल रहे लंबवत रखा हुआ स्ट्रेट। तो लंबवत ए बी वस्तु लंबवत रखा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ए बी हमने जब वस्तु रखा तो इसका प्रतिबिंब ई डी बनता है, ई डी बनता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 1/v + 1/u = 1/f।
इतना आपको लिख देना है ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल जाए। 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और तरीका तो हम लोग काफ़ी इजी तरीका है, ये सबसे आसान तरीका पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऑफलाइन पता नहीं कि ऐसा बताया गया कि नहीं, बट इससे हल्का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको अदर फार्मूला, अदर जो भी प्रोसेस है सिद्ध करने का और जो लोग बताते हैं कई तरीके से, तो वो भी समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो चूँकि इससे हल्का है ही नहीं, तो चलिए वो ये तो आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद आगे का जो प्रोसेस है हम लोग करेंगे, बट ये बोर्ड में अटेगा नहीं, इसको मिटा के हम लोग उसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, आपको ये लिख लेना है। और लिखने के बाद हम लोग आते हैं सीधा सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए आपको सिंपल सा त्रिभुज में ही चलना होगा, उसको समरूप करना होगा। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो वैसे ही प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, जैसे कि अपने को दिख रहा है ऊपर इधर साइड में अगर देखें, एक ऊपर देखिए ABP त्रिभुज बन रहा है, ABP। तो ऊपर अगर ध्यान से देखें इधर तो ऐसा कुछ त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम A है, B है, AB और P यहाँ पर। उसी से नीचे एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला EDP, ऐसा ऐसा त्रिभुज। देखिए ये दोनों रेखा तो सेम है ना, ये P है यहाँ पर P है, फिर यहाँ पर क्या है D है तो D है, फिर यहाँ पर नीचे E है तो E है। ये दो त्रिभुज है। अब समरूप इसको करना है, इसको सोझा अगर हम लोग कर दे, इसको ऐसा पलट दे तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। अगर इसको सोझा करे तो ये D इधर आ जाएगा और E वाला जो E है इधर हो जाएगा और P जो है इधर आ जाएगा। ऐसा उलट सोझा करेंगे तो वो संगत अनुपात जो होता है भुजा का, उसके लिए हमने उसको सोझा कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो इस दोनों त्रिभुज में अपने को चलना हो, ये यही त्रिभुज है, बस इसको हमने सोझा करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे और इसको समरूप करना। समरूप के लिए कम से कम दो कोण अगर आपने बराबर कर दिया तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उसी से सिद्ध होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला और ये वाला त्रिभुज जो हमने पारा साइड में। तो त्रिभुज का नाम क्या है, सबसे पहले त्रिभुज ABC। अब हमने ऐसा लिखा इसको ABC, A से आया 90 डिग्री, फिर ABC नहीं ABP नाम है इसका। A से 90 डिग्री आया फिर P तक गया ना, तो इस ABP तथा किसमें, अब ABP इसका नाम दिया तो इसका ऐसा नहीं कि DEP लिख दे, वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, D ये 90 डिग्री है, हमको 90 डिग्री तक जाना है, जैसे कि A से B तक 90 डिग्री तक गया फिर P पे गया। तो इसी प्रकार E से हमने 90 डिग्री तक गया, EDP फिर P पे गया। तो लिखना क्या, त्रिभुज EDP में। अब इस त्रिभुज में अगर देखें तो क्या है, इस त्रिभुज में सबसे पहली बात कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है इधर, यानी कि कोण B अगर देखें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखें कोण D, तो दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, तो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बराबर है। दोनों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण B यहाँ पर भी 90 डिग्री है और कोण D यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसको सोझा करके देखें तो यहाँ पर वाला कोण और यहाँ पर वाला कोण दोनों बराबर है, 90 डिग्री से बराबर है। चलिए एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा कोण इसमें देखना क्या है, क्या कोण है, तो ऐसा हमने अभी देखा ना कि ये आपतित किरण परावर्तित किरण के जो कोण होते हैं वो दोनों, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोई जो कोण बना, सपोज थीटा बना, या तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा, यानी IR बराबर होता है। तो ये थीटा बना तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा और दोनों बराबर होंगे। इस कोण का नाम कैसे लिखना है, देखिए इस कोण की बात बोल रहे हैं और इस कोण की बात बोल रहे हैं, दोनों कोण सेम ही है, या फिर इसमें आ जाते दोनों तो सेम ही है ना। P की बात बोलना। अब इसका हम कोण P लिखने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका P भी P है और इसका भी P है, तो दोनों को ऐसे कोण P बराबर कोण P नहीं लिख सकते। हालांकि दोनों कोण बराबर ही होंगे, इसका भी P बराबर, इसका भी P बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होती है। तो बराबर होती है तो हमको कैसे लिखना है बराबर, इस P को हम लोग क्या देंगे, BPA नाम देंगे, कोण BPA नाम देंगे इस कोण का। और इस कोण का नाम क्या नाम देंगे, 90 डिग्री से हमने स्टार्ट किया ना, तो इसका भी 90 डिग्री D है, या फिर यहाँ से देखें तो ये उल्टा टाइप से पड़ जाता है DPE, या फिर यहाँ से देखें सोजा लगता है DPE। तो DPE के बराबर, दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, इसका भी P बराबर, हाँ इसका भी P बराबर और इसका भी P बराबर। प्रकाश के परिवर्तन
के नियम से है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा कोण कौन है। एक तो उसका P, उसका नाम दे देते हैं BPA, कोण BPA। चाहे तो आप वहाँ पर 1 2 कोण भी मान के बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे कि है ना कोण के सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके भी बना सकते हैं। तो अगर हमने इसको देखा तो 1 2 मान लिया, इसको 3 4 मान लेते, फिर अदर कोण की ज़रूरत पड़ता 5 6 मान लेते, 7 8 मान लेते, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 1 2 3 4 5, ज़्यादा लफड़ा नहीं करते, ऐसे लिखते हैं। जो है वहाँ पर दिख रहा वैसे लिखता है। वैसे कोण तो सभी को पता है ना कैसे लिखना है। तो BPA लिखा, वो किसके बराबर है, कोण इसके बराबर, इस P के, तो DPE इसका नाम देंगे, DPE इसका नाम देंगे। और ये प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से ये दो है, दोनों कोण बराबर हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो ये एंगल समरूपता से समरूप हो जाएंगे। अर्थात त्रिभुज ABP समरूप का सिंबल ऐसा होता है, ABP त्रिभुज EDP के समरूप हो जाएगा। कैसे होगा, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता। तो अब ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो उसको लिखना है संगत भुजा क्या है, कैसे लिखना है। तो इसका ये जो लंब हमने डाला है A से B 90 डिग्री, A से B 90 डिग्री तक आया, तो इसमें भी E से D 90 डिग्री तक जाना है, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर जो हमने देखा। अब इसको सोझा करके देखें ना, इसका संगत मतलब सेम तो यही दिख रहा है AB का ED, ठीक है, दिख रहा है ना। ये सोझा करने पर अच्छे से पता चलता है, उल्टा पे नहीं पता चले। A से B आया 90 तो E से D जाए 90, ठीक है, E से 90। तो ऐसा सोझा देखें तो इसका और इसका दोनों सेम है, तो AB बटा ED लिख सकते हैं। अर्थात AB बटा ED, ये दोनों त्रिभुज में AB बटा, इसको लिखते हैं AB बटा ED बराबर होगा। एक तो हमने लंबवत लिया, अब यहाँ पे ऐसा लेते, या तो पहले इसको भी लेते और फिर उसको लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात होता। AB और ED लिया, अब बड़ा वाला BP यानी आधार, एक तो लंब और एक आधार लेना है। ऐसा एक हमने जो लंब लिया दोनों का, इसका आधार BP है और इसका आधार DP है, यानी 90 से BP तक, इसका 90 से P तक DP है और इसका BP है। तो क्या है इसका BP बटा इस त्रिभुज का क्या है DP, तो DP लिख देते हैं, या PB और PD लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। अब ये समीकरण हो गया उस त्रिभुज में, हमने चला बड़ा त्रिभुज और एक ये वाला। अब यहाँ पर देखें तो अब छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा होगा ABC। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको अलग से, इसको तो हमने समझ लिया, इस प्रकार से आया, समीकरण 1 मिल गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, और इस त्रिभुज को अगर देखें ABC आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग साइड में ऐसा बनाते हैं ABC को, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, पता है, ABC। उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, इसको भी बनाते हैं ऐसा, जैसे है अभी वैसे ही बनाते हैं। एक तो ऐसे है ये 90 डिग्री लंबवत, और ये ऐसा मिलाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, D है, आपको पता है यहाँ पर D है, D के बाद यहाँ पर C है, और इधर E है। इस दोनों त्रिभुज में देखें, इस दोनों त्रिभुज में चलना है अपने को इस बार, ठीक है। क्या नाम है, ABC, A से B 90 डिग्री तक, फिर C गया, तो इसका भी E से 90 डिग्री D है, फिर C आएंगे, EDC नाम होगा इसका, और इसका ABC, ABC EDC। तो चलिए इस त्रिभुज में आते हैं सीधा, इस बार ब्लू से लिखते हैं। वैसे ये हम लोग सिर्फ ऐसे अच्छे देखने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EDC में, इसमें अब लोग चलेंगे और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए 2 कोण जो है समरूप कर देंगे, 2 कोण बराबर कर देंगे, समरूप हो जाएगा। तो देखिए एक तो 90 डिग्री इसमें भी है और एक 90 डिग्री इसमें भी है। अर्थात इसमें अगर देखें तो कोण B इसका और इसका कोण D क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बराबर होंगे, है ना। कोण B बराबर कोण D, कोण B अर्थात इसका कोण B और इसका कोण D। अगर इसको सोझा करें ऐसा, इसको सोझा कर दे ऐसा,
और पलट भी दें, क्योंकि ये पलटा हुआ है ना, तो इसको पहले तो सोझा कर लेते हैं, ई को ऊपर कर देंगे, डी को इधर, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये आधार नीचे आ जाएगा ना, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, तो ई ऊपर चला गया और डी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फीस को फिर से ऐसा करेंगे, इधर के ओर पलटेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा। तो अब ऐसा हो गया, तो देखिए डी तो इधर ही रहेगा, ई इधर ही रहेगा और सी इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को देखिए सेम, इसका बी और इसका डी दोनों बराबर होंगे बराबर। ये ई डी सी है, अब ए बी सी है। अब सोजा करने पर पता चल रहा है ना, सब कुछ सेम है। इसका उल्टा लिखते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये बी और डी तो हमने सी बराबर कर दिया, बी और डी 90 डिग्री से बराबर है। दूसरा कोण अगर इसमें देखें तो इसका जो सी है, अर्थात ये वाला सी और इसका जो सी है वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसका सी और इसका भी सी, दोनों के पास ऐसा कोण बन रहा है, इधर ये इधर और इधर। तो ये समूह कोण से बराबर होते हैं, या फिर इधर या इधर जो भी, ये समूह कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसा ही कुछ सी में बन रहा है, ये वाला और ये वाला। अब नाम क्या लेना है, इस वाले सी का नाम कैसे लिखेंगे, यानी ई वाला सी का नाम लिखना है, तो बी सी ए, ठीक है। इस सी को नाम लिखना, सिर्फ कौन सी लिख देंगे तो इसका भी सी है और इसका भी सी है, तो पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी है। तो इसलिए हम लोग इसका लिखेंगे बी सी ए। कौन बी सी ए बराबर होगा कौन इस सी के, यानी डी सी ए के। 90 डिग्री से चलना है, डी सी ए, यहाँ पे अभी 90 डिग्री से चला, बी सी ए, तो बराबर हो जाएगा डी सी ए के। कौन डी सी ए के, तो ऐसा लिखना है, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। सम्मुख कोण से बराबर होगा, तो चलिए इसको भी बराबर ही कर देते हैं। कौन, क्या नाम है उसका, बी सी ए, मतलब ये वाला कोण बी सी ए, ये वाला कोण, और उसके बाद बराबर है किसका, ये वाला सी का, अर्थात ई बी से आया 90 डिग्री से ना, बी सी ए, तो यहाँ पे 90 डिग्री से ई सी डी, ई सी डी 90 डिग्री से जाना ना मेन, 90 डिग्री से आया बी सी ए, तो इसका 90 डिग्री ये रहा ना, डी सी ई। तो चलिए कौन डी सी ई इसका नाम है, और ये दोनों बराबर कौन होंगे, किस चीज़ से बराबर होंगे, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब ये सम्मुख कोण से बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसको समरूप कर देंगे यहीं पे डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है ये समरूप हो ही गया। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई डी सी के। क्यों समरूप हो गया, एंगल समरूपता से, दो एंगल्स बराबर है, इसलिए ये समरूपता का नियम आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा समरूपता से, एंगल समरूपता से 10वां उसमें पढ़ना है, पीछे भी पढ़ना था। तो ये हो गया ABC और EDC बराबर समरूप हो गया, तो इसके भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, तो इसका भुजा का अनुपात लेना। अब लेना क्या है, एक बार लंब और एक बार आधार, ठीक है। तो इसका लंब तो AB है और इसका A से B, और इस त्रिभुज में ED है, ठीक है, वही AB और ED। तो इसका AB AD बराबर होगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस वाला AB बटा ED बराबर किसका होगा। देखिए इस त्रिभुज में हमने AB लिया और इस त्रिभुज में हमने ED लिया, ठीक है, संगत भुजा है दोनों सेम, इसका AB और इसका ED। या फिर इधर इसमें समझना थोड़ा मुश्किल था, बट कैसे समझते हैं, A से B 90 डिग्री, तो इसका भी आता, E से D 90 डिग्री, तो ED AB ED, AB बरा ED, और एक तो लंब लिया हमने ना, अभी आधार में देखते हैं कौन सा। तो इसमें देखिए BC है और इसका B से 90 डिग्री तक C से है, इसका 90 डिग्री DC, तो एक BC और बटा DC होगा, तो इसका हो जाएगा BC बटा DC, अर्थात ये रहा BC बटा DC, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात, यानी आपस में क्या होंगे, बराबर। AB ED का जितना अनुपात होगा उतना ही BC और DC का होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा BC बटा DC, BC बटा DC, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखें और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर दिख रहा है AB ED दोनों इस साइड में सेम है, AB ED BP DP के बराबर है, और AB ED इधर BC DC के बराबर है, वही वाला जो हम पहले समझते थे। जब ये इसके बराबर है, यही चीज़ यहाँ पे है जो इसके बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ये तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है BP और DP
DP बराबर हो जाएगा BC बटा DC के। क्यों? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों हो गए हैं बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे BP, तो BP यहाँ पर देखिए P से दूरी को नापा जाता है, P से ध्रुव से ही दूरी को नापा जाता है। तो यहाँ से देखना है P से B तक, या ये है क्या कुछ P से B तक वस्तु यहाँ पर है, तो P से B तक वस्तु दूरी है, इसका कुछ मतलब होता है। PB का मतलब क्या होता है? वस्तु दूरी, या BP बोल सकते हैं, या PP, एक ही बात है। तो ये वस्तु दूरी है, जो जिसका मतलब होता है उसको वैसे ही छोड़ देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इसका अपने को वहाँ पे रखना है। जो भी है वस्तु है तो वस्तु दूरी का U ऐसे लिखना है। यहाँ पर DP का कुछ मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर देखें P से D की दूरी DP है, तो P से D में देखें तो यहाँ पर प्रतिबिंब है, अर्थात ये प्रतिबिंब दूरी है, इसका भी कुछ मतलब है, तो इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं बराबर। BC देखें तो अब तो ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। और अगर हम लोग BC को देखें तो BC का क्या कोई मतलब होता है, क्या कुछ है उसका मतलब? BC का मतलब देखिए BC का मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे वक्ता केंद्र, इसको क्या कुछ बोलते हैं हमने नहीं पढ़ा, नहीं पता, तो नहीं जानते हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं है BC। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझे कि यहाँ पर P है और यहाँ पर B है और यहाँ पर C है ना। अब BC जो है, BC कुछ नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग BC को ऐसा लिख सकते हैं कि अगर पूरे में से अर्थात PB में से अगर PC को घटा दिया, यानी इतना को घटा दिया, ठीक है, PC को घटा दिया, BC के बराबर में लिख सकते हैं। ये जो PC आप देख रहे हैं, अर्थात ये जो BC देख रहे हैं, पूरा में से अगर PC को घटा देंगे तो BC बचेगा। ये पूरा में से, अर्थात देखिए पूरा क्या है, PB है, PB में से अगर घटा दे, PB में से घटा दे PC को, तो क्या बचेगा? BC बचेगा ना। देखिए PB टोटल है, PB है टोटल, इसमें से हमने PC को हटा दिया, PC को, यानी इतना दूरी को हटा दिया, तो क्या बचा? BC बचा, ठीक है। तो BC के जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे, BC का मतलब कुछ नहीं होता, तो BC के जगह पर लिखेंगे PB माइनस PC, और उसके बाद नीचे है DC, तो DC हमारे पास यहाँ पर है D और C, फिर से वैसे ही समझते हैं इसको, इधर है DC, ये रहा P है, और यहाँ पर D है जहाँ पे प्रतिबिंब बना, यहाँ पर C है। अब यहाँ पर देखिए DC का मतलब तो कुछ नहीं होता है, हमें नहीं पता है DC का मतलब, ये वक्रता केंद्र और ये प्रतिबिंब, तो इसके बीच की दूरी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये टोटल में से अर्थात PC में से अगर इतना घटा दे, PD को घटा दे, तो क्या बचेगा? इतना ही तो बचेगा ना, इतना ही बचेगा, अर्थात DC या CD ये बचेगा। यानी DC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PD, यानी टोटल PC में से अगर इतना घटा दे PD, तो इतना ही दूरी बचेगा जितना मतलब CD बचेगा, ठीक। तो PC माइनस लिखना है PD, बस इतना हमने कर दिया। अब बढ़िया से D को लिखते हैं, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे मान रखना है, जो कि हम लोग इधर देखते हैं, इधर इस साइड में देखते हैं, ठीक है, इस साइड में देखते हैं। यहाँ पर देखें तो BP है, तो BP यानी P से B तक आते हैं, BP ये है, और ये वस्तु यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। और ये चूंकि अवतल दर्पण है, चिन्ह पर पाटी के अनुसार आपको पता है अवतल दर्पण में इधर सब भी माइनस में होता है, सभी माइनस में होगा, उधर बनता तब प्लस में होता ना, सभी तो इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर है, फोकस भी इधर है, वक्ता त्रिज्या उरिज्या सब कुछ इधर ही है, यानी जीरो के इधर, जैसे हमने संख्या रेखा पर देखा ना, जीरो के इधर माइनस, इधर प्लस, तो वैसे इधर ही तो है सभी, तो सभी माइनस में आएंगे। तो यहाँ पर रखना है BP क्या है? P से B वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, तो U से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे U लिखना है BP की जगह पे, लेकिन U यहाँ पे कैसा आएगा? माइनस में आएगा, तो माइनस में U लिखना है, ठीक है, माइनस में आएगा। अवतल दर्पण उत्तल होता तो प्लस में होता। अब DP देखें तो DP P से D तक अगर आए, तो यहाँ पर देखते हैं D प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बना, तो P से D तक क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? V से, और V यहाँ पे क्या होगा? इधर P की इधर में है ना,
आपतित किरण की दिशा के उल्टा में इधर आ रहा है, तो ये माइनस में होगा। ये भी अब समझ में आ रहा होगा, चिन्ह पर पार्टी हमने पहले ही पढ़ा। तो ये हो गया, ये दोनों का हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखें PB माइनस PC। सबसे पहले PB को देखें तो P से B, अभी ना हमने बताया P से B क्या है, बराबर में इस साइड में आते हैं। P से B क्या है, वस्तु दूरी, क्या किस चीज़ में आएगा, माइनस में। ठीक है, P से B हमने माइनस में U रख दिया, उसके बाद फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस लिख दिया। उसके बाद PC है, तो P से C क्या होता है, P से C की दूरी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। और R भी इसमें कैसा होगा, माइनस होगा। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना, माइनस ही होगा। और ये पहले से यहाँ पर एक माइनस है और R भी माइनस में होगा, इसीलिए हम लोग माइनस में इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे PC है, फिर PC है। PC आपको पता है P से C वक्रता त्रिज्या होता है, यानी R कैसा होगा, R माइनस में होगा R। उसके बाद इसमें भी माइनस है ना, PC को लिख दिया ना माइनस R। उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस दे दिया। फिर है PD, और PD क्या है, P से D यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो अर्थात प्रतिबिंब दूरी है। और ये भी कैसा होगा, माइनस में होगा, तो इसको भी माइनस में लिखना है भी। ठीक है, तो माइनस में भी हमने इसको भी लिख दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो U और V ऐसे रहने देते हैं। और इधर देखें तो बराबर माइनस U है, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये R है इधर। उसके बाद इधर देखें तो माइनस R है, और ये माइनस माइनस प्लस होकर ऐसा हो जाएगा, तो ये प्लस में भी हो गया। अब क्या होगा, अब तिरछा तिरछी गुना, अर्थात यहाँ पर देखें U में इस दोनों से गुना, और माइनस U प्लस R में इस V से गुना, अर्थात V से इस दोनों में गुना और U से इस दोनों में गुना। करना गुना कैसे, पहले तो हमने को U से गुना कर देना है माइनस R प्लस V में, फिर V से गुना करना है, दोनों में माइनस U और प्लस में R है, ऐसे करना गुना। तो ऐसे लिखने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट गुना कर दें। वैसे आप लिख भी सकते हैं U इंटू माइनस U प्लस V करके, ऐसे करके, और फिर बराबर करके वैसा लिखना, फिर गुना करेंगे, तो उससे बढ़िया डायरेक्ट गुना कर देते हैं। जैसे अब इस दोनों में, इसका मतलब क्या हुआ, U से इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, तो वैसे ही डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। U से पहले माइनस R में गुना करते हैं, तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में है, मतलब ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और U गुना R तो UR हो जाएगा। ठीक है, UR हुआ। फिर एक और है दूसरा, तो U गुना भी, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएंगे, U गुना भी, U भी आ गया। ठीक है, U भी आ गया, इस वाले से गुना हमने कर दिया। ठीक है, U गुना R, UR माइनस में आया, चूँकि एक प्लस एक माइनस में है, और U गुना भी, U भी, दोनों प्लस में तो प्लस में आया। फिर बराबर, अब इसमें इससे गुना, यहाँ पर V गुना माइनस U से अगर करें तो ये माइनस में, प्लस में, प्लस माइनस माइनस, और V गुना U, U भी लिख सकते हैं, ऐसा U भी ही लिख सकते हैं, या VU भी कर सकते हैं, U भी लिख देते हैं। फिर प्लस V गुना R करेंगे तो दोनों प्लस में ही है, प्लस प्लस R भी कर दे या VR कर देते हैं, चलिए VR हो गया। अब इधर ध्यान से देखें, UR VR सबको एक साथ कर देंगे, U भी इसको एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो U भी है ना, U भी गुना जो हमने किया था, ये माइनस में है ना U भी, एक मिनट, ये माइनस में है U भी, तो इसको ध्यान देना है। चूँकि एक माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, U गुना भी, U भी माइनस में U भी आएगा ना, ये भी ध्यान देना। अब इधर देखिए U भी को एक साइड करते हैं, इधर तो U भी है ना, इसको इधर ही रहने देंगे, और एक इधर जो माइनस में U भी है इसको भी इधर लाएंगे, तो ये प्लस में U भी हो जाएगा। बाकी इधर हमारे पास VR है। अभी देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक हमने देखा। अभी देखिए एक्चुअली ये लाइन कट गया था ना, इसलिए वीडियो फिर से यहाँ पे ये शूट हो रहा है। तो यहाँ तक हो गया था U भी, हमने पता है कि ये तो इधर ही है और ये सेम था, इसको हमने इधर ले आया। ठीक है, उसके बाद ये जो माइनस में UR आपको दिख रहा है ना, माइनस में जो UR दिख रहा है इसको उधर करके प्लस में कर देंगे। ये माइनस में UR है, इधर आएगा तो प्लस में UR हो जाएगा, और ये VR तो पहले से ही था, या VR के बाद भी उसको UR को लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या करना, इतना काम हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए U भी, एक U भी, दोनों U भी है तो दोनों जुड़ जाएंगे, U भी, एक U भी, दो U भी हो जाएगा बराबर। इधर UR VR, R दोनों है, R दोनों में कॉमन ले लें, नहीं भी कॉमन लेंगे तो भी आपको पता है कि R जो है वो फोकस का दुगना होता है, फोकस दूरी का। फोकस दूरी है ना, इससे दुगना दूरी पे ये होता है R, यानी वक्रता त्रिज्या। ये जितना है ना उतना यहाँ पे और है, तो ये फोकस दो फोकस के बराबर होता है वक्रता त्रिज्या।
ठीक है, ये भी आपको सीधी किया हुआ है। तो आर के जगह पे 2f भी लिख सकते हैं और उसके बाद भी कैलकुलेशन करते तो वैसे ही आने वाला है। जैसे हम लोग यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और प्लस यहाँ पर v बचेगा। अब r का मान रखना है, यहाँ पे है 2uv बराबर r के जगह पे लिखना है 2f, क्योंकि हमको v u और f चाहिए, तो r थोड़ी चाहिए, u v f में r नहीं होता है। तो r को 2f में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर है u प्लस v, तो u प्लस v लिखा। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्यों कटेगा, 2 इधर गुणम इधर लेके जाएंगे भागा में तो कट जाएगा, या फिर 2 इधर गुणम इधर लेके आएंगे भागा में तो कट जाएगा, यानी कैसे भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। बचा क्या, इधर u भी बचा बराबर यहाँ पे f है और इंटू में u प्लस v है, मतलब f से इंटू होना है u से भी और v से भी, यानी गुना होना है दोनों से। तो गुना कर देते हैं, f से u में गुना होगा fu प्लस f से v में गुना होगा तो fv होगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा काम यहाँ पे और करना है, और वो क्या करना है कि यहाँ पर u भी है, fu है और f प्लस v है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दोनों तरफ, क्योंकि इसमें 3 चीज़ आपको दिख रहा है कि u है, v है और एक f है, और 2 अगर भी होता कभी कभी कैलकुलेशन में, अगर 2 को नहीं काटते तो 2 इधर भी आता, 2 इधर भी आता, 2 तो वैसे कॉमन उमन लेके कट ही जाएगा। तो सिंपल से क्या करना है, u v f 3 चीज़ है, तो दोनों तरफ u v f से भाग देने पर तो चलिए भाग देते हैं दोनों तरफ। इधर है u v, ठीक है, इधर u v है और u v में भाग दोनों तरफ देना है ना, तो u v में इधर भी भाग देना है u v f से बराबर इधर वाले में भी देना है। इधर 2 पद है, एक तो fu है, इसमें भी u v f से भाग देना है, फिर प्लस में इधर fv है और इधर भी u v f से भाग देना है। दोनों तरफ भाग देना है, बैलेंस ही है, क्योंकि हमने दोनों तरफ भाग दिया तो कुछ नहीं किया, इसका मतलब है ना। तो ये हमारे पास u v से u v कट जाएगा, दो u पर u v है तो u v तो कट ही जाएगा ना, बचा क्या, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में f बचा बराबर fu है, नीचे तो तीनों है ना, तो fu तो कट ही जाएगा, f से u से बचेगा क्या, v 1 बटा सिर्फ नीचे v बचेगा। इधर बचेगा fv से fv कट जाएगा, बचेगा u, तो 1 बटा u। यही सिद्ध करना तो 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u, या फिर इसका उल्टा करके भी लिख सकते हो 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। तो ये हमारा हो जाता है दर्पण सूत्र यहाँ पे प्रूव्ड। ये था हमारा अवतल दर्पण में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण में, वो भी काफ़ी इजी है, वैसा ही सब कुछ रहेगा सेम, बस वो उत्तल दर्पण में रहेगा, बाकी सब कंसेप्ट वगैरह तो सेम ही रहेगा। तो आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जो से इसको जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।